हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का लेसन सेकंड, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। आज का हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन इतिहास का जो प्रसिद्ध शासक था, प्रतापी शासक था, अशोक। इसके बारे में पढ़ेंगे आज के टॉपिक में, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन बनता है सेकेंड लेसन में से 6 नंबर का। ठीक है ना। इसमें अशोक पे पूरा डिटेल में, चाहे इसके धर्म की नीति, इसके सिद्धांत, उसकी क्रियान्विति या उसके मूल्यांकन पे कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार जैसे 2020 में आपके इस लेसन में से लॉन्ग क्वेश्चन बना था चोलकालीन प्रशासन और इसकी कला साहित्य। तो इस बार के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, अशोक के ऊपर आपका 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। किसके बाद गद्दी पर बैठा था? बिंदुसार के बाद ये गद्दी पर बैठा था। और किसका पौत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। ठीक है, अब यहाँ पर हम परिचय में देख रहे हैं जैसा कि अशोक के सिंहासन बैठने की 2 तिथियां हमारे सामने आ रही है। पहली तिथि दी हुई है मगध सिंहासन पर बैठा। मगध सिंहासन पर वह कब बैठा था? 2073 ईसा पूर्व में। लेकिन जैन अनुश्रुति के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस समय अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा था उस समय बिंदुसार इसकी पक्ष में नहीं था, यानी बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध उसने 273 ईसा पूर्व में मगध का सिंहासन हासिल किया था। और लगभग हम देख रहे हैं 4 वर्षों के अंतराल में 4 वर्ष तक उसने संघर्ष किया था। और ऐसा माना जाता है सिंहली अनुश्रुति के अनुसार कि उसने अपने 99 भाइयों को मारकर मगध की सत्ता हासिल की थी। और अपना विधिवत राज्याभिषेक कब करवाया था? 269 ईसा पूर्व में। इसलिए यहाँ पर उसके राज्यारोहण की जो तिथियां हैं वो 2 दी हुई है। तो विधिवत शासन हम अगर शुरुआत करेंगे तो कहाँ से करेंगे? 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर हम देखते हैं उसकी उपाधियां। अशोक को कुछ उपाधियां दी गई हैं। तो क्या उपाधियां हैं? सबसे पहले देखो अभिलेख। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देव नाम प्रिय। क्या कहा गया है? देव नाम प्रिय। और क्या मिलता है अभिलेखों में? उसका नाम देव नाम प्रिय दर्शी। देव नाम, कहीं पर प्रिय दर्शी आता है, कहीं पर प्रिय दस्यी आता है। दोनों सेम ही है, एक ही मीनिंग है। ठीक है ना। तो देवनाम प्रियदर्शी और राजा, ये 3 उपाधियां किसमें मिलती हैं हमें? अभिलेखों में। ठीक है, ऐसे ही पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। क्या नाम आता है? अशोक वर्धन। पुराणों में उसका नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है? तो देवनाम प्रियदर्शी और राजा। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। एक क्वेश्चन और बनता है आपका 1 नंबर का इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले अशोक नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि अशोक नाम का उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है, तब तो हो जाएगा आपका मास्की अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? मास्की अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम। और अगर पूछा जाए अशोक नाम का उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है, तो 2 ही अभिलेख है जिसमें अशोक नाम का उल्लेख है। एक तो है मास्की अभिलेख और दूसरा है गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, सर्वप्रथम पूछे तब आपको लिखना है मास्की अभिलेख, और दोनों अभिलेखों का नाम पूछे किन अभिलेखों में मिलता है, तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में सर्वप्रथम अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साम्राज्य विस्तार। अशोक का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? तो हम उसका साम्राज्य देखते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर पश्चिम का जो अफगानिस्तान वाला एरिया था, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम के अफगानिस्तान से उसका साम्राज्य शुरू हो रहा है। दक्षिण में कहाँ तक जा रहा है? कर्नाटक तक। दक्षिण में कर्नाटक तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, और पश्चिम में बिल्कुल बॉर्डर पर गुजरात में काठियावाड़, कौन सी जगह है? काठियावाड़ जगह है पश्चिम में, वहां से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है ना, ये है उसका साम्राज्य विस्तार। ये अगर आपसे उसकी विजय अगर पूछी जाती है तो उसमें आपको उसका उल्लेख करना पड़ेगा कि उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पश्चिम में काठियावाड़ से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। अब उसके द्वारा 2 नगरों की स्थापना की गई है। ठीक है ना, 2 नगर उसके द्वारा बसाए गए, स्थापित किए गए।
किन किन की? सबसे पहला है श्रीनगर की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? श्रीनगर। कहाँ पर बसाया गया है श्रीनगर? कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे। कहाँ पर है? कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे। कौन सा नगर बसाया था अशोक ने? श्रीनगर। ठीक है। दूसरा नगर मिलता है हमें नेपाल में। दूसरा नगर कौन सा है? नेपाल में। क्या नाम है? ललितपतन। क्या नाम है उसका? ललितपतन। इन 2 नगरों की स्थापना। केवल सिंपल सा भी पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि अशोक द्वारा बसाए गए नगरों के नाम लिखिए। तो 2 नगर बसाए उसने, कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में ललितपतन नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अशोक के द्वारा की गई थी। श्रीनगर में जो कश्मीर में वितस्ता नदी किनारे बसाया गया, इसका उल्लेख हमें कौन सी पुस्तक से मिलता है? कल्हण की राजतरंगिणी से, जो कि कश्मीर का प्रसिद्ध लेखक था। कल्हण की पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी। इस पुस्तक से हमें पता चलता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है आपके कि अशोक एक महान शासक या युग पुरुष था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको पॉइंट के आधार पर मैं आपको समझाऊंगी और उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है। कम से कम 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको 8 से 10 लाइन, मैक्सिमम आप 12 लाइन में अटेंड कर सकते हैं। वर्ड्स लिमिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बोर्ड पेपर में आपको वर्ड्स लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंसर लिखना है। ठीक है ना, ताकि आपका टाइम शेड्यूल भी फिक्स रहे। अब महान शासक क्यों कहा जाता है? सबसे पहले मौर्य साम्राज्य को उसने नई दिशा प्रदान की। किसके माध्यम से? अपनी नीतियों के माध्यम से। उसकी जो नीतियां थी, अपनी नीतियों के माध्यम से उसने मौर्य साम्राज्य को नई दिशा प्रदान की। अपनी नीतियों के माध्यम से उसको कहा जा सकता है कि उसने मौर्य साम्राज्य को नई दिशा प्रदान की। दूसरा देखते हैं धम्म नीति का प्रवर्तक। उसने जो धम्म नीति, धम्म का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया, उस कारण भी उसको एक महान शासक के रूप में जाना जाता है। तीसरा देखते हैं हम लोक कल्याणकारी कार्य। उसके द्वारा लोगों के कल्याण के लिए काफी सारे कार्य किए गए, जैसे सड़कों का निर्माण किया गया, सरायों का निर्माण किया गया, कुओं का निर्माण किया गया। ये सारे लोक कल्याणकारी कार्य किए गए उसके द्वारा, इसलिए इतिहास में उसको एक महान शासक की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम राज्य की आधारभूत संरचना में सुधार। जो उसका ढांचा है राज्य का, उसमें आधारभूत सुधार किए, जिसमें प्रमुख रूप से सामाजिक और राजनीतिक स्तर में उसके द्वारा सुधार किया गया। सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था में उसके द्वारा परिवर्तन किया गया, सुधार किया गया, जिसके कारण अशोक को महान शासक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम धार्मिक सहिष्णुता पर बल, यानी धम्म का प्रतिपादन जो उसके द्वारा किया गया, उसके बाद भी उसने जनता पर उस धम्म को अपनाने के लिए किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब क्या हो गया? सभी धर्मों के प्रति समान भाव, आदर का भाव, सम्मान का भाव। ठीक है ना, तो सभी धर्मों के प्रति उसका समान दृष्टि थी। सभी धर्मों के प्रति समान या सम्मान की भावना या आदर की भावना, यानी समान दृष्टि से देखता था। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, मतलब राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं था। इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट है जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि अशोक एक महान शासक था। जैसे कि उसने स्थापत्य के क्षेत्र में लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 84,000 स्तूपों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अशोक के द्वारा किया गया, इसलिए उसको महान शासक की श्रेणी में रख सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं कि अशोक ने जनता के उत्पादन शक्तियों पर, जनता के लिए उत्पादन शक्तियों पर बल दिया। उत्पादन शक्ति, वह एकमात्र ही ऐसा शासक था जिसने केवल शासन व्यवस्था ही नहीं, उत्पादन शक्ति पर बल दिया। मतलब लोगों को रोजगार किस प्रकार दिया जा सकता है, रोजगार की ओर ध्यान दिया, रोजगार को बढ़ावा देने के कार्य किए। ठीक है ना, इसके लिए उसने क्या किया? ये जो सराय वगैरह निर्माण होता था,
कृषि कार्य है, सरायों का, सड़कों का, कुआं का जो निर्माण होता था, इसमें वह बेरोजगार लोगों को लगाता था ताकि उनको रोजगार प्राप्त हो सके और राज्य की जो उत्पादन शक्ति है उसको बल मिल सके, गति मिल सके। तो वो एकमात्र ही ऐसा शासक था जिसने इस ओर ध्यान दिया था। इसके अलावा हम कह सकते हैं वही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। यानी वह जनता के सामने जाता था और उनकी समस्याओं को सुनता था और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता था। इस कारण अशोक को महान कहा जा सकता है। इसके अलावा हम और देखते हैं कि अशोक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से जनता के सामने अपने नियमों को, कानूनों को रखा। अभिलेखों के माध्यम से जनता से संपर्क बनाया, ठीक है ना, अभिलेखों के माध्यम से जनता से संपर्क बनाया। उसने अपने नियमों को उत्कीर्ण करवाया और जनता के समक्ष रखवाया, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं, अशोक ने कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया। कृषि योग्य भूमि पर, कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया जिससे कि राज्य की आय में वृद्धि हो सके और लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। इसके अलावा हम कह सकते हैं उसने युद्ध बंदी, जो युद्ध के में बंदी बनाए जाते थे, कैद करके लाते थे, युद्ध बंदियों को भी खानों में काम में लगाया। जो खाने होती है ना, खानों में काम में लगाया, खानों में काम में लगाया। तो ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण थे, ऐसे काफ़ी सारे कार्य ऐसे थे जिनके कारण हम अशोक को महान शासक की श्रेणी में रख सकते हैं। ये आपका 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कलिंग आक्रमण। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 1 नंबर का, 2 नंबर का और 4 नंबर का अलग से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 1 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहले तो यही बन जाएगा कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व, यानी अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष में। कब किया? 8वें वर्ष में। अभी अपन ने पढ़ा उसका राज्यारोहण कब हुआ था विधिवत रूप से, 269 ईसा पूर्व में पढ़ा था हमने पढ़ा था। और 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में उसने किस पर आक्रमण किया? कलिंग पर आक्रमण किया। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसकी जानकारी में कौन से अभिलेख में मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख। किस में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि अशोक के कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग का शासक कौन था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि वहां का शासक कौन था? नंदराज वहां का शासक था, कलिंग का शासक था। कलिंग आपको ध्यान होना चाहिए वर्तमान में कहाँ पर है? उड़ीसा में है। मैप में कई बार ये जगह पूछी जाती है, ठीक है ना। कलिंग अगर आपको पढ़ना है तो उड़ीसा स्टेट के अंदर आपको कलिंग पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 नंबर में या 4 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के कलिंग पर आक्रमण के क्या कारण थे, ठीक है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है और 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है, 4 नंबर में आपको चारों कारण लिखना है। तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया। तो पहला कारण बनता है कलिंग पर आक्रमण का कि कलिंग जो था, ठीक है ना, कलिंग पर अधिकार करके, क्योंकि एकमात्र कलिंग ही ऐसा रह गया था जिस पर मौर्य शासकों का शासन अभी तक अधिकार नहीं हो पाया था। तो कलिंग पर अधिकार करके वह संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। अधिकार करके संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था, ठीक है ना। ये सबसे पहला कारण हो गया। कि इससे पहले किसी भी मौर्य शासक ने
कलिंग पर अधिकार नहीं किया था। तो कलिंग एक ऐसा क्षेत्र रह गया था उसकी एकीकृत शासन व्यवस्था के अंतर्गत। तो कलिंग पर अधिकार करके वह संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। दूसरा कारण आता है कि कलिंग में हाथियों की संख्या अधिक थी। कलिंग में हाथी अधिक मात्रा में थे, हाथियों की संख्या अधिक थी। वह इन हाथियों को प्राप्त करना चाहता था, ठीक है ना, क्योंकि उस समय सेना का प्रमुख अंग थे हाथी, ठीक है ना। तो हाथियों की संख्या अधिक थी कलिंग में, उन हाथियों को प्राप्त करके वह अपनी सेना का प्रमुख अंग बनाना चाहता था ताकि वह युद्ध के क्षेत्र में अपने साम्राज्य के विस्तार के समय उसका उपयोग कर सके। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण था हाथियों की संख्या, अत्यधिक संख्या, ठीक है ना। कलिंग में हाथियों की संख्या अधिक होना लिख सकते हैं हम। संख्या अधिक होना, ओके। तीसरा कारण हम पढ़ते हैं, कलिंग जो था वह व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से उपयोगी था। तो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसलिए अशोक ने, ताकि उसके आर्थिक स्थिति में, अपने राज्य के आर्थिक स्तर में सुधार कर सके, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया। चौथा कारण हम पढ़ते हैं कि कलिंग जो है वह समुद्र के किनारे, आसपास में नदियां अधिक होने के कारण, समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण किसमें सहायक था? विदेशी व्यापार में। समुद्री मार्ग से क्या होगा? विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो समुद्री किनारे स्थित होने के कारण विदेशी व्यापार में सहायक, समुद्री किनारे स्थित होने के कारण विदेशी व्यापार में सहायक था, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया। तो ये 4 कारण थे जिसके कारण अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखने हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कलिंग आक्रमण के क्या परिणाम निकले? ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके भी 4 परिणाम आपको याद रखना है। सबसे पहला इसमें क्या है, 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए। सबसे पहला परिणाम क्या निकला? 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए इस युद्ध में। कितने? 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए इस युद्ध में। ये तो हुआ इसका पहला परिणाम, ठीक है। दूसरा परिणाम क्या निकला इसमें कि युद्ध के क्षेत्र में बच्चों को, विधवाओं को बिलखते हुए, रोते हुए जब उसने देखा तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया, उसका मन द्रवित हो गया, मन उसका परिवर्तित हो गया। किसका? अशोक का मन परिवर्तित हो गया और उसने भविष्य में युद्ध न करने की, यानी शस्त्र न उठाने की शपथ ली। ये इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम था। भविष्य में युद्ध न करने की शपथ ली। युद्ध न करने लिखो या शस्त्र न उठाने की शपथ ली। ये भी इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम था, ओके। नेक्स्ट परिणाम क्या निकला? इस युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष, भैरी घोष का मतलब क्या होता है? युद्ध घोष, यानी युद्ध की घोषणा नहीं करेगा वह। भैरी घोष के स्थान पर उसने धम्म घोष की या धम्म घोष की स्थापना की या धम्म घोष का सिद्धांत प्रतिपादित किया। धम्म घोष को अपनाया। धम्म की नीति पढ़ेंगे अपन। धम्म घोष को अपनाया उसने, यानी उसने ये निर्णय लिया कि अब वह युद्ध तो नहीं करेगा, एक धम्म को अपनाएगा जो कि पूरा लोक कल्याण पर आधारित होगा, ठीक है ना। तो धम्म घोष को उसने अपनाया। चौथा और लास्ट अंतिम परिणाम क्या निकला कि कलिंग को उसने उत्तर भारत का एक प्रमुख प्रांत बनाया। कलिंग को अपने राज्य का मुख्य प्रांत बनाया। अपन पढ़ेंगे आगे प्रांतीय व्यवस्था में। इससे पहले प्रांतीय व्यवस्था में 4 ही प्रांत थे, ठीक है ना। कलिंग पर अधिकार के कारण अशोक के समय में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। तो कलिंग को मुख्य प्रांत बनाया और
इसकी राजधानी किसे बनाया? तोसली को इसकी राजधानी बनाया। कलिंग की राजधानी क्या बनाया? तोसली को इसकी राजधानी बनाई। तो ये 4 प्रमुख परिणाम आपको ध्यान रखने हैं। ओके, यहाँ पे आपका कलिंग आक्रमण कंप्लीट होता है। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कारण परिणाम भी एक साथ पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, कि कलिंग आक्रमण के कारणों परिणामों को का उल्लेख कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अशोक का धम। अभी अपने पढ़ा था कि कलिंग युद्ध के बाद में जब उसने बच्चों को अनाथ होते हुए देखा, स्त्रियों को विधवा होते हुए देखा, तो उसका मन द्रवित हो गया और उसने भविष्य में युद्ध न करने की घोषणा की कि वह भविष्य में कभी भी शस्त्र नहीं उठाएगा, और उसने एक धम का प्रतिपादन किया। तो अशोक का धम क्या है? अशोक के धम की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि विभिन्न जातियों, वर्गों और संस्कृतियों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए और अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक के द्वारा जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया गया, ठीक है ना, उसको अशोक का धम कहा जाता है। कह सकते हैं हम एक तरह से हम कि प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक उत्थान के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया गया, जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया गया उसे अशोक का धम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अशोक के धम की परिभाषा किसमें मिलती है हमें? दूसरे व सातवें स्तंभ लेख में हमें अशोक के धम की परिभाषा मिलती है। हालांकि इस लेख में कौन सी भाषा में लिखी हुई है? प्राकृत भाषा में इसकी परिभाषा लिखी गई है, ठीक है ना। तो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में हमें अशोक के धम की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका 4 नंबर का इंपॉर्टेंट, अशोक के धम के प्रमुख सिद्धांत। 2 नंबर के क्वेश्चन में सिद्धांत आया तो केवल आपको सिद्धांत बताना है, 5 सिद्धांत। 4 नंबर में क्वेश्चन में आया तो हमें सिद्धांतों का पूरा वर्णन करना है, ठीक है, कि कौन से अभिलेख में, कौन से शिलालेख में इनकी जानकारी दी गई है। तो अशोक के धम के सिद्धांत है, 5 सिद्धांत है। सबसे पहला सिद्धांत है सहिष्णुता, दूसरा सिद्धांत है अहिंसा, तीसरा सिद्धांत है आडंबरहीनता, चौथा सिद्धांत है लोक कल्याण और 5वां और अंतिम सिद्धांत है श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता। सबसे पहला सिद्धांत है सहिष्णुता। इसका उल्लेख हमें कौन से अभिलेख में मिलता है? 7वें, 11वें और 12वां तो है शिलालेख, और दूसरे लघु शिलालेख में हमें इसके पहले सिद्धांत की जानकारी मिलती है। सहिष्णुता का मतलब क्या है? समान विचार रखना, अच्छे भाव रखना, किसी के प्रति पक्षपात की स्थिति न रखना, सभी धर्मों के प्रति, विचारों के प्रति सहिष्णुता का भान यानी समान भाव रखना इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा सिद्धांत है अहिंसा। कलिंग विजय के बाद जैसे कि अपन ने पढ़ा कि उसने कभी शस्त्र न उठाने की शपथ ली थी, तो अहिंसा में भी प्रमुख सिद्धांत के अंदर क्या कहा गया कि वह कभी भी युद्ध न करेगा। युद्ध में जो जीव की हानि होती है, प्राणी की हानि होती है, उसको छोड़ना इस सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया था। यानी किसी भी जीव की हत्या न करना किस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया? अहिंसा के अंतर्गत बताया गया। यानी युद्ध, मार काट, खून खराबा ये उसने छोड़ दिया, त्याग कर दिया। किसके सिद्धांत के अंतर्गत? अहिंसा के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है। और इसका उल्लेख हमें किसमें मिलता है? पहले और 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। देखो शिलालेख, स्तंभ लेख वगैरह क्या होता है आपको ध्यान है ना। शिलालेख जो बड़ी चट्टानों, पत्थरों पर उत्कीर्ण होते हैं, लघु शिलालेख जो छोटे शिलाओं पर, पत्थरों पर उत्कीर्ण होते हैं, और स्तंभ लेख जो पिलर्स होते हैं, स्तंभ होते हैं, उन पर जो लेख लिखे होते हैं उनको स्तंभ लेख कहते हैं। ओके। तीसरा जो सिद्धांत है वह है आडंबरहीनता। उसका ये मानना था कि अंधविश्वास के तहत लोगों के द्वारा जो यज्ञ और हवन किया जाता है, उनमें जो बलि वगैरह चढ़ाई जाती है, ये सब क्या है? सिर्फ दिखावा है, निरर्थक है, बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। तो उसने इन सब पर रोक लगा दी कि जो आडंबरहीनता है, जो यज्ञ हवन हो रहे हैं, जो बलि वगैरह चढ़ाई जा रही है, पशु बलि, नर बलि, सब पर उसने रोक लगा दी थी। किस सिद्धांत के अंतर्गत? आडंबरहीनता के अंतर्गत। और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? 9वें शिलालेख के अंतर्गत हमें इसका उल्लेख मिलता है। चौथा सिद्धांत हम देखते हैं लोक कल्याण। लोक कल्याण नाम से पता चल रहा है, लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेगा,
जो धम्म के अंतर्गत उसने प्रमुख सिद्धांत बताया कि लोक कल्याण के अंतर्गत वह लोगों के लिए सड़कों का निर्माण करेगा, धर्मशालाएं सराओं को खुलवाएगा, बाग बगीचों का निर्माण करेगा, कुओं का निर्माण करेगा, लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगा। यानी प्रजा के हित के लिए जो जो कार्य होते हैं वह उसके द्वारा किए जाएंगे। क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि उसने अपने शासन व्यवस्था में पितृवत शासन का प्रतिपादन किया। पितृवत शासन यानी जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान का ध्यान रखता है, उसकी रक्षा का, उसके कार्यों का, उसके प्रति जो भी जिम्मेदारी उसका कार्य का निर्वहन करता है, उसी तरह उसने जनता को भी अपनी संतान के रूप में स्वीकार किया और जनता के हित के लिए कार्य करने की शपथ ली थी। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? दूसरे शिलालेख में और 7वें स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है। 5वां सिद्धांत है श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, जिसका शिलालेख पर उल्लेख नहीं मिलता है, सिर्फ उसके नैतिक जो आचरण है, नैतिक जो आदर्श है उसका उल्लेख इसमें किया गया है। नैतिक आदर्शों का, सदाचार का, यानी सदाचार, अच्छा व्यवहार, शुद्ध आचरण या सात्विक आचरण, इन सब का उल्लेख किसमें मिलता है? श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो इस पे भी आपके इस धम्म के सिद्धांत के ऊपर भी 4 नंबर का क्वेश्चन अलग से बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं उसके धम्म का स्वरूप क्या था। अशोक का जो धम्म था, उसके धम्म का स्वरूप क्या था, कैसी प्रकृति थी, उसको क्या कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 इतिहासकार हैं जो उसको स्वरूप को अलग अलग बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लीट। फ्लीट ने अशोक के धम्म को राजधर्म कहा है। उसका मानना है कि अशोक का जो धर्म था वह राजधर्म था, यानी एक राज्य का धर्म था। लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी इसको अपना राजधर्म या विशेष धर्म घोषित नहीं किया और न ही जनता को इसको अपनाने के लिए बाध्य किया। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार, राधा कुमुद मुखर्जी ने इसको सार्वभौम धर्म कहा। क्या कहा? सार्वभौम धर्म, यानी सभी जनता के लिए जो धर्म है। सार्वभौम यानी सभी जनता के लिए, यानी इसको सभी जनता के लिए था। इसको किसी भी वर्ग के द्वारा, किसी भी जाति के द्वारा, किसी भी व्यक्ति, अमीर गरीब, कोई भी इस धर्म को अपना सकता था। ओके। और भंडारकर ने इसको उपासक बौद्ध धर्म कहा। क्या कहा? उपासक बौद्ध धर्म कहा। लेकिन इन तीनों के स्वरूप के बाद हम कह सकते हैं कि अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था, जो उसका पर्सनल कह सकते हैं निजी धर्म, जिस धर्म को उसने स्वीकार किया, वह क्या था? बौद्ध धर्म था। पता है ना आप लोगों को? इसीलिए उसने अपने शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जो पाटलिपुत्र में रखी गई थी। ठीक है। तो व्यक्तिगत धर्म जो था उसका बौद्ध धर्म था। लेकिन ये जो धर्म है, इस धर्म की अगर हम बात करें तो ये जो धर्म था, ये सभी विचारों, धर्मों का समन्वय था। इसमें किसी एक विशेष धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं थी। इसमें ऐसे आदर्श और सिद्धांत को शामिल किया गया जिसमें जैसे पाप से निवृत्ति हो, शुद्ध आचरण हो, माता पिता गुरुजनों का, बड़ों का आदर सम्मान करना हो, लोक कल्याणकारी कार्य करने हो। ऐसे सारे सिद्धांतों का समन्वय किसके अंतर्गत रखा गया था? धम्म के अंतर्गत रखा गया था। तो हम अशोक के धम्म को पर्टिकुलर किसी एक परिप्रेक्ष्य के अंदर बांध के नहीं रख सकते हैं। उसका जो धर्म था वह सार्वजनिक हितकारी, यानी सभी लोगों के लिए मंगलकारी कार्य करने वाला धर्म था। तो वास्तव में कह सकते हैं कि अशोक का जो धर्म था वह सर्व मंगलकारी और सभी धर्मों और विचारों के बीच समन्वय स्थापित करने वाला धम्म था। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।